हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री में प्राचीन भारत चैप्टर नंबर 2 राजा किसान और नगर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो देख लें, तब ज़्यादा समझ में आएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नगर एवं व्यापार। नए नगर। आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा है, इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थे। प्रायः सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे। पुहार आपका कहाँ है? तमिलनाडु, जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। पाटलिपुत्र का इतिहास। प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटलिग्राम नाम के एक गांव से हुआ। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह से राजगाह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया और इसका नाम बदल दिया। 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया और जब चीनी यात्री हुएनसांग 7वीं सदी ईस्वी में यहाँ आया तो इसे यह नगर खंडहर में बदला मिला और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। हुएनसांग हुएनसांग आपका किसके राज्य में आया था? ये पूछा जाता है। हुएनसांग हर्षवर्धन हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नगरीय जनसंख्या, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। हड़प्पा शहरों से भिन्न, लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली है जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग क्या करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्रायः उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इनमें नहरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ाई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, अधिकारी, धार्मिक, गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों में नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग किया हो। ये कुछ चित्र को दिखाया गया है। एक प्रतिमा की भेंट को दिखाया गया है। ये मथुरा से मिली एक मूर्ति का भाग है। इस पर प्राकृत में अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था। मथुरा आपका यूपी। ये कौन सा भाषा में है? प्राकृत भाषा में। ये आपका कुछ मैप को दिखाया गया है, देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण राज्य और नगर को दिखाया गया है। कुषाण तक्षशिला हो गया। ये गुप्त शासक का काल है आपका। वाराणसी, कौशाम्बी, मथुरा, इसके आसपास का शहर दिखाया गया है। कन्नौज, श्रावस्ती, विदिशा। ये एक शक साम्राज्य हो गया आपका, लगभग गुजरात और राजस्थान में।
वाकाटक, वाकाटक का राजधानी पूछा जाता है। वाकाटक का राजधानी कहाँ है? विदर्भ, विदर्भ या बरार। और इसका संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति, इसको पूछा जाता है संस्थापक। और सातवाहन, सातवाहन आपका इसका उल्लेख है मत्स्य पुराण में, पूछा जाता है, मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख है। और ये आपका वैशाली, पाटलिपुत्रा, राजगीर बिहार में। ये आपको पूछा जाता है चोल, चोल की राजधानी तंजावुर, तंजावुर। और इसका राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह क्या है? बाघ। चेर, चेर का राजधानी कहाँ है आपका? वंजी, वंजी है, या वांची, या कुरूर, वांची। इसका राजकीय चिन्ह क्या है आपका? धनुष और बाण, धनुष बाण, ये पूछा जाता है। पांड, पांड की राजधानी कहाँ है? मदुरै। और इसका राजकीय चिन्ह क्या हो जाएगा? मछली। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानव जाल बिछ गया था और कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तथा पश्चिमी एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। तमिल भाषा में मस्थुवन और प्राकृत में सतवाह और सेट्ठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। ये आपका पूछा जाता है श्रेणी, व्यापारियों का संघ, व्यापारियों का संघ, ये पूछा जाता है। दानात्मक अभिलेखों में धार्मिक संस्थानों को दिए गए दान का विवरण होता है। मालाबार तट, आधुनिक केरल। यह एक यूनानी समुद्री यात्रा द्वारा रचित पेरिपल्स ऑफ एथेरियन सी का एक अंश लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी है। भारी मात्रा में काली मिर्च और दाल चीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में वे विदेशी व्यापारी जहाज भेजते हैं। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्कों, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे और तांबे, टीन और शीशे का आयात किया जाता है। इन बाज़ारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थरों, हीरों और काले नग और कछुए की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता है। तमिलनाडु के कोडुमलान में बहुमूल्य और कम
मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों की इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारी लाए होंगे। सिक्के और राजा व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला है कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यह संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किए थे। ये पूछा जाता है सबसे पहले सिक्का किसने चलाया था? हिंद यूनानी शासकों के द्वारा चलाया गया था। हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे और उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के यौधेय प्रथम शताब्दी ईस्वी कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। पुराविदों को यौधेय शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे यौधेयों की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने भी जारी किया है। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। 6ठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था? इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख होता रहा है। क्या इसका यह अर्थ है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा था? पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समुद्री यात्रा और एथेरियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं। एथेरियन यूनानी क्या हो जाएगा आपका? लाल सागर। और ये कुछ पूछा जाता है, आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। सोने का सिक्का किसने चलाया था? पहला आपका
कडफिसेस, विम कडफिसेस ने चलाया था। ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्रलिपि आदि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण और जिन संदर्भों में इन सिक्कों को पाया गया है उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। मुद्रा शास्त्र को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? नुमिस्मेटिक। कुछ कुछ शब्दावली है, जैसे मस्थुवन तमिल में हो गया, और सत्यवाह प्राकृतिक में, सेठी हो गया। ये हो गया आपका धनी व्यापारी है ये शब्दावली इंपॉर्टेंट है। और योधे क्या हो जाएगा आपका? सिक्का। सोने का सिक्का मिलना कम कब हुआ था? गुप्त शासक में, गुप्त साम्राज्य के पतन के समय क्या होने लगा था? सोने का सिक्का कम मिलने लगा था। ये आपका आहत सिक्का को दिखाया गया है। आहत शब्द से यह स्पष्ट है कि इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत कर उन्हें बनाया जाता था। यह आपका एक योधेय सिक्का है। मूल बातें को पढ़ते हैं। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है? अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे पता होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा है? एक गुप्त सिक्का को दिखाया गया है। अशोक का एक अभिलेख को दिखाया गया है। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 18वीं सदी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूने से तुलना की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया है कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 में अर्थ निकाल लिया। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। जेम्स प्रिंसप के द्वारा कितना? 1838 में। कहीं कहीं 1837 भी लिखा मिलता है आपको। तो ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाल लिया था इसने, ये पूछा गया है। अशोक का एक अभिलेख को दिखाया गया है। को पहले इस तरह लिखा जाता था, चो को डी के तरह, ढो सी के तरह, और दो लगभग, और मो हिंदी अक्षर में 4, रो हो गया आपका, इस तरह लिखा गया है। खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया? पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं लगभग द्वितीय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक, मान लीजिए अ, प्रयुक्त किया गया। चूँकि प्रिंसेप ने खरोष्टी लिपि में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। अशोक के समय की ब्राह्मी व उसके समानार्थी
देवनागरी अक्षर को दिखाया गया, ये हम लोग पढ़ लिए। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य इतिहासकारों एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए आइए अशोक के 2 अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। ध्यान देने योग्य बात है कि अभिलेख में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है। इसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि देवनाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। देवनाम प्रिय क्या हो जाएगा आपका? देवताओं का प्रिय। और प्रियदर्शी क्या हो जाएगा आपका? देखने में सुंदर। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियां भी लिखी है। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया है कि उनके विषय, शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक से पहले के उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का यह वक्तव्य सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके जो उनमें लिखा है वह सत्य है, संभव है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं? अभिलेख शास्त्री प्रायः वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ बदल न जाए। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? अधिकांश लोग प्रायः पढ़े लिखे नहीं थे। क्या पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे? क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों के उत्तर पाना सदैव आसान नहीं है। ये कुछ दिखाया गया है। राजा के आदेश को हम लोग पढ़ते हैं। राजा के आदेश। राजन देवनाम प्रियदर्शी यह कहते हैं, अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की है। लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक सदैव पहुंचाएं, चाहे मैं कहीं भी हूं, खाना खा रहा हूं, अंतःपुर में हूं, विश्राम कक्ष में हूं, गौशाले में हूं या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हो अथवा वाटिका में हूं, मैं लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूंगा। अशोक के द्वारा कहा गया है ये। हिंदू यूनानी शासक मेनांडर का एक सिक्का को दिखाया गया है। इसका पुस्तक पूछा जाता है क्या है? इसका पुस्तक है मिलिंद पन्हो। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमने अशोक के अभिलेख में मिलते हैं, जिसकी व्याख्या प्रायः अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है। साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहाँ नहीं मिलता है। परिलक्षित मतलब क्षमा मांगने का अभिलेख उड़ीसा से नहीं मिलता है।
अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई थी। इसका हम क्या अर्थ लगाएं? क्या राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह न सका? राजा की वेदना। जब देवनाम प्रियदर्शी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग, आधुनिक तटवर्ती उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। यहाँ पर युद्ध कब हुआ था? 261 BC में। ये पूछा जाता है 8वें वर्ष में। 8वें वर्ष 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और इससे भी ज़्यादा मृत्यु हुई। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवनामप्रिय धम्म के गहन अध्ययन, धम्म के स्नेह और धम्म के उपदेश में डूब गए हैं। यही देवनामप्रिय के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप है। देवनामप्रिय के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहाँ लोग मारे जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं। अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी किसी भी सीमा होती है। कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ा पाना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में भी पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें, इसमें से कुछ का उल्लेख काल रेखा 2 में किया गया है, तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहते हैं। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं या प्रकाशित किए गए हैं या उनके अनुवाद किए गए हैं। इनके अतिरिक्त और अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध है वह संभवतः कुछ अभिलेखों के अंश मात्र है। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है। यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया ही गया हो। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाएं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है, क्योंकि प्रायः अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से नहीं मिलता है। साथ ही इतिहासकार प्रायः प्राचीन और आवर्चीन दोनों प्रकार के प्रमाणों का आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में और 20वीं सदी के आरंभ में इतिहासकार आपका 1901 से 2000 इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते हैं। 20वीं सदी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गए हैं। हाल के दशकों में ऐसे समुदायों के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर रहे हैं। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधियां विकसित होंगी। कर्नाटक से प्राप्त एक ताम्र पत्र लेख लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी में ये आपको दिखाया गया है। ताम्रपत्र कर्नाटक से। आइए इंपोर्टेंट डेट्स को देखते हैं। काल रेखा 1 प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास। लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व धान की रोपाई, गंगा घाटी में नगरीकरण, महाजनपद आहत सिक्के, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। धान की रोपाई लगभग 500 से 400 ईसा पूर्व मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़। 327 से 325 ईसा पूर्व सिकंदर का आक्रमण। 325 लगभग पूछा जाता है BC।
लगभग 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का राज राज्यारोहण, लगभग 272, 268, 231 ईसा पूर्व अशोक का शासन, लगभग 125 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का अंत, लगभग 100 ईसा पूर्व पश्चिमोत्तर में शक शासन, दक्षिण भारत में चोल, चेर व पांड्य, दक्कन में सातवाहन, लगभग 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक पश्चिमोत्तर के शक, मध्य एशिया के लोग, शासक रोमन व्यापार, सोने के सिक्के, लगभग 78 ईस्वी कनिष्क का राज्यारोहण, लगभग 100 से 200 ईस्वी सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि दान के अभिलेखीय प्रमाण, 320 ईस्वी गुप्त शासन का आरंभ, ये पूछा जाता है, लगभग 335 से 375 समुद्रगुप्त, लगभग 375 415 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय दक्कन में वाकाटक, लगभग 500 से 600 ईस्वी कर्नाटक में चालुक्यों का उदय और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय, लगभग 600 से 647 कन्नौजों के राजा हर्षवर्धन, चीनी यात्री हुएनसांग की यात्रा, हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में, ये पूछा जाता है। 712 अरबों की सिंध पर विजय। आर्थिक विकास का शुद्ध काल निर्धारण आसान नहीं है, साथ ही उपमहाद्वीप में अनेक भिन्नताएं हैं जिन्हें काल रेखा में इंगित नहीं किया गया है। विशेष विकास के विशिष्ट काल का उल्लेख किया गया है। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि निश्चित नहीं है, अतः राज्यारोहण की तिथि के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। काल रेखा 2 अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति। 18वीं शताब्दी, 1784 बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन, ये आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। उस टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग था। और किसके द्वारा ये एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया था? विलियम जोन्स, ये पूछा जाता है। 19वीं शताब्दी, 1810 का दशक, कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेख एकत्र किए। 1838 जेम्स प्रिंसप द्वारा अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ लगाना, जेम्स प्रिंसप के द्वारा। कहीं कहीं आपका 1837 रहता है, जो ऑप्शन में रहेगा वही लगाइएगा। 1877 अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित किया। 1886 दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटिका का प्रथम अंक। 1888 एपिग्राफिया इंडिका का प्रथम अंक। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा पुरालेखों का अध्ययन से संबंधित। इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? जेम्स, लिख लीजिएगा, जेम्स बर्गेस, इसका शुरुआत किया गया था। 20वीं शताब्दी, 1965 से 1966 डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित की। तो दोस्तों, ये चैप्टर कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।